आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो कंट्रोलर्स के बारे में। बेसिकली कंट्रोलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मोटर के लिए जो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कौन सा कंट्रोलर हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा कंट्रोलर इसमें, क्योंकि इसमें दो टाइप के कंट्रोलर आते हैं, एक साइन वेव एक पैरेलल वेव। तो यहाँ हम पढ़ेंगे इसमें मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6 जिसमें आपका रहेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर कंट्रोलर। मोटर कंट्रोलर यानी कि कौन सा कंट्रोलर हम मोटर के लिए यूज करेंगे। देन चार्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर, कौन सा चार्जर हम इसमें यूज करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वेरी कंफ्यूजन कि इसमें डीसी फास्ट चार्जर लगाना है टू व्हीलर में या इसमें नॉर्मल चार्जर लगाना है। नॉर्मल चार्जर लगाऊंगा तो कितना टाइम लेगी, ये टाइम कितना लेगी चार्जिंग करने में, मेरे को तो फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो वो कितनी हम लगाएंगे। आज हम इस पर बात करेंगे और आपसे ये है कि आपको ये प्रॉपर जो जो चीजें आपको समझ में आती हैं वो प्रॉपर नोट करनी है, राइट। नोट करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोलर के बारे में। तो द इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी कंट्रोलर इज अ क्रूशियल कंपोनेंट। ये एक ऐसा कंपोनेंट है, द क्रूशियल कंपोनेंट दैट मैनेज द पावर फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू द मोटर इंश्योरिंग द इफेक्ट एफिशिएंट एंड ऑपरेशन एंड कंट्रोल द व्हीकल। जो पूरे व्हीकल की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है, पूरे व्हीकल की टॉर्क कितना हमें टॉर्क देना है, एक्सीलरेशन कितना देना है, वो सारा ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोलर। कंट्रोलर देन motor ensuring the efficient operation and control of the vehicle. It is the act on the brain of the EV regulating speed, torque and overall the performance. ओवरऑल परफॉर्मेंस यानी कि पूरे व्हीकल की जो परफॉर्मेंस होती है उस सबको मैनेज करने का काम करता है कंट्रोलर। जैसे बैटरी को मैनेज करने के लिए बीएमएस हम लगाते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे ही व्हीकल को पूरा कंट्रोल करने के लिए व्हीकल में कितना हमें टॉर्क देना है, कितनी स्पीड देनी है, कितना इसमें हमें ब्रेक्स लगानी है, हाई लेवल ब्रेक कौन सी लगेगी, लो लेवल ब्रेक कब लगाएंगे, वो सारी कौन करेगा, कंट्रोलर का काम है। कंट्रोलर्स के इतने सारे वायर होते हैं। अब एक एक वायर के पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो जितने वायर हैं उनका नाम क्या है, कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट करना है, क्योंकि इतने सारे वायर को मेरे को याद थोड़ी रखना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि जो रेड कलर का वायर है ये पॉजिटिव होता है, ब्लैक कलर का वायर है ये नेगेटिव होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड होता है। इसके बाद में 3 वायर इसके आते हैं, ग्रीन, ब्लू और येलो, ये मोटर के वायर आते हैं। मोटर के बाद इसमें एक आता है इलेक्ट्रिक डोर लॉक, उसके बाद में फिर कन्वेंशनल मीटर का वायर आता है, फिर इसके अंदर एंटी थेफ्ट अलार्म का यहाँ पे ये वायर होता है कनेक्टर, रिवर्स गियर्स में लगा हुआ है एंटी थेफ्ट अलार्म की सिग्नल। अगर गाड़ी मेरी डोर लॉक है और कहीं भी कोई भी उसको आकर के टच करता है तो दैट्स गाड़ी आपकी सिग्नल देती है, उसमें हॉर्न साउंड करेगा उसमें, तो एंटी थेफ्ट अलार्म का सिग्नल बोलते हैं उसको। उसके बाद में ऑल्फैक्ट सेंसर, स्पीड कंट्रोलर। स्पीड कंट्रोलर यानी कि कितनी स्पीड मेरे को रखनी है, 1 2 3 स्पीड जो गाड़ी के अंदर होती है ना, इको मोड, उसके बाद में फिर स्पोर्ट मोड, फिर नॉर्मल मोड आती है, तो वो यहाँ पे 1 2 3 स्पीड पे हम काम करेंगे। इंटेलिजेंस रिकॉग्नाइजेशन यानी कि गाड़ी को सेल्फ लर्निंग कराना। अगर कोई कंट्रोलर जब हम गाड़ी के अंदर सेल्फ लर्निंग करेगा तभी आपको ये बता पाएगा कंट्रोलर कि इसके अंदर ये फॉल्ट है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर आता है हाई लेवल ब्रेक और एक आता है लो लेवल ब्रेक। हाई लेवल ब्रेक यानी कि अगर हमारी गाड़ी के अंदर एंटी थेफ्ट अलार्म का सिग्नल है और कोई अगर गाड़ी को लेकर नॉर्मली भी लेके जाना चाहता है तो गाड़ी में हाई लेवल की ब्रेक ऑलरेडी लग जाती है, जिससे गाड़ी कभी आपकी आगे पीछे नहीं होती है, इसीलिए एंटी थेफ्ट अलार्म इसमें लगाते हैं। लो लेवल ब्रेक, लो लेवल ब्रेक जब हम ब्रेक लगाते हैं तो पार्किंग लाइट भी इसके अंदर जलती है, तो वहां पे आपकी मैकेनिकल ब्रेक होती है। तो मैकेनिकल ब्रेक के साथ साथ इसमें कंट्रोलर भी आपकी गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाता है, इसीलिए कंट्रोलर इज वेरी इंपोर्टेंट। किसी भी व्हीकल के लिए जो कंट्रोलर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आईसी इंजन के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आईसी इंजन के लिए ईसीयू, क्योंकि वो आपको सिग्नल देगा, सेंसर बेस्ड गाड़ी के ऊपर सिग्नल देगा कि इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर कितना है, इसके अंदर फिर आपका O2 सेंसर कितना है, एग्जॉस्ट में उसमें लगा थर्मल सेंसर कितना वहां पे उसका कंटेंट निकल रहे हैं, नॉर्म्स कितनी निकल रही हैं, तो वो वहां पे आपको बताएगा कि यहाँ इसका कंट्रोल करेगा कौन, ये कंट्रोलर। जैसे ही आप 4 व्हीलर में जाओगे तो 4 व्हीलर में इसको बोलते हैं VCU, व्हीकल कंट्रोल यूनिट। उसके बाद ये 3 व्हीलर का कंट्रोलर है और 3 व्हीलर के कंट्रोलर में यहाँ पे आप जब देख रहे हो कि हर एक वायर पे उसमें नाम लिखा हुआ है, कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट करना है। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें होती है, जब हम इसे करेंगे तो हर गाड़ी की इसकी अलग अलग आती है। 2 व्हीलर में अलग आता है, 3 व्हीलर में अलग आता है, 4 व्हीलर के लिए अलग कंट्रोलर होता है। अब इसकी कुछ स्पेसिफिक रेटिंग होती है, वो भी आप समझते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स होते हैं, जिसमें
साइन वेव कंट्रोलर्स आता है और स्क्वायर वेव कंट्रोलर आता है। तो मोटर टाइप सपोर्टेड बाय टिपिकल दैट VLDC मोटर एंड PMSM मोटर। PMSM यहाँ क्या है? परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, इसको बोलते हैं PMSM मोटर। PMSM मोटर बेसिकली हम यूज करते हैं और PMSM मोटर जो चलती है हमारी वो 3 फेज यानी इंडक्शन AC पे रन करती है, AC, इसीलिए उसको PMSM मोटर बोलते हैं। लेकिन इधर बैटरी के अंदर जो पावर हमने स्टोर की हुई वो DC पावर से AC पावर में जब हम किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को, तो वहां पे हमें क्या लगाते हैं? इन्वर्टर यहाँ पे इस DC पावर को AC के अंदर कन्वर्ट करेगा। और खांसने खड़ा है। तो मोटर टाइप्स ऑफ सपोर्टेड, कौन सी मोटर यहाँ पे सपोर्ट कर रही है इसका? VLDC मोटर और PMSM मोटर। वोल्टेज इसके अंदर जो रहेगा 48 वोल्टेज और 60 वोल्टेज और 72 वोल्टेज। तो यहाँ नॉर्मली अगर बात करें कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे जो लो कन्वर्जन मॉडल होता है उसके अंदर 48 वोल्टेज और 60 वोल्टेज ये दोनों ही इसके अंदर सपोर्ट करेगा। उसके बाद में मैक्सिमम पावर इसमें 1500 वाट की रहती है, मैक्सिमम करंट इसमें 32 एम्पियर का रहेगा और फेस एंगल जो इसका बनता है वो 120 डिग्री का बनेगा, क्योंकि 3 एंगल्स बनेगी ना, वायर्स में 3 है, तो फेस एंगल इसके अंदर 120 डिग्री का बनेगा। उसके बाद में जो ब्रेक लगेगी वो हाई लेवल ब्रेक इसके अंदर रहती है, 3 स्पीड रहती है, एंटी द अलार्म इसके अंदर रहेगा, रिवर्स मोड रहता है, रिवर्स यानी गाड़ी को पीछे लेके आना, ये भी इसके अंदर रहता है। ये फीचर्स होते हैं इस कंट्रोलर के। तो कंट्रोलर बेसिकली ये दिखता कैसा है? अगर हम इस कंट्रोलर की बात करें तो बेसिकली ये दिखेगा कैसे? जिसको बोलते हैं स्मार्ट इंटेलिजेंस कंट्रोलर, जो हर गाड़ी के अंदर ये अवेलेबल होता है। उसके बाद में ये 3 व्हीलर के लिए कंट्रोलर यूज होता है। फंक्शन ऑफ एन EV इलेक्ट्रिक कंट्रोलर, तो यहाँ पे जो इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है इस कंट्रोलर के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो फंक्शन क्या होता है इसमें? पावर रेगुलेटिंग स्पीड इसके अंदर रहती है, स्पीड कंट्रोलर इसके अंदर रहता है, इसके अंदर टॉर्क मैनेजमेंट होता है, बैटरी मैनेजमेंट होता है, इसके अंदर रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडिंग रहता है, थर्मल मैनेजमेंट, फॉल्ट डायग्नोस्टिक एंड प्रोटेक्शन यानी कि फॉल्ट को एनालिसिस करना, फॉल्ट को प्रोटेक्ट करना, ऑलरेडी कंट्रोलर के अंदर ये फीचर्स होते हैं। तो ये चीजें भी इसके अंदर रहती है। थर्मल मैनेजमेंट, मॉनिटर द प्रिवेंट एंड ओवरहीटिंग, अगर कोई भी कंट्रोलर ज्यादा ओवरहीटिंग हो रहा है, ओवरहीटिंग कब होगा? क्योंकि उसके अंदर लोड हमने ज्यादा डाल रखा है, उसके अंदर ओवरलोडिंग कर रखी है, इसीलिए वो ओवरहीटिंग होगा। तो ओवरहीटिंग होने की वजह से क्या रहेगा यहाँ पे? थर्मल मैनेजमेंट, मॉनिटर द प्रिवेंट ओवरहीटिंग। इसके अंदर जो हीट सिंक लगाई जाती है, हीट सिंक का काम ही ये होता है कि इसको प्रॉपर उसको ठंडा करें। इस कंट्रोलर के अंदर अभी सिर्फ हम कौन सी एयर कूलिंग कर रहे हैं, वाटर कूलिंग नहीं हो रही इसके अंदर। थोड़ा सा आप स्पेसिफिक जाओगे 4 व्हीलर के अंदर तो वहां आपको वाटर कूलिंग भी मिलेगी, कंट्रोलर को ठंडा करने के लिए, मोटर को ठंडा करने के लिए, बैटरी को ठंडा करने के लिए और इन्वर्टर को ठंडा करने के लिए। ईथर ग्लाइकॉल जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं कूलेंट के तौर पे, वो हम यूज करेंगे उसके अंदर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं DC टू DC कन्वर्टर। इसका बेसिकली काम क्या होता है? DC टू DC कन्वर्टर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। हाई वोल्टेज क्या है? DC टू DC कन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस that convert direct current DC voltage from one level to another level widely used in electrical vehicle। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर इसमें यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सिलरी डिवाइसेस को चलाने के लिए DC टू DC कन्वर्टर का यूज किया जाता है, जिसमें लाइट ऑन इंडिकेटर ये इसके अंदर चलाए जाते हैं, जिसमें DC टू DC कन्वर्टर 36 वोल्टेज, 48 वोल्टेज और 72 वोल्टेज को हाईएस्ट कन्वर्ट करेगा। आउटपुट कितना देगा? ये 12 वोल्टेज, 12 वोल्टेज का ये आउटपुट देगा। और 12 वोल्टेज में हम क्या चलाएंगे? हॉर्न, इंडिकेटर और लाइट, यही हम सारी चीजें इसके अंदर चलाने वाले हैं। इनपुट इसके अंदर मैक्सिमम 72 वोल्टेज रहता है। IP67 वाटरप्रूफ होता है। वाटरप्रूफ होने की वजह से एफिशिएंसी इसकी रहती है 93% तक की एफिशिएंसी आती है इस कंट्रोलर। तो ये है DC टू DC कन्वर्टर। मार्केट में ये जो DC टू DC कन्वर्टर है ये रिप्लेसमेंट है, इसको रिपेयर भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी करते हैं, दोनों तरीके हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है कि इसके अंदर बेसिकली जो कंपोनेंट होते हैं वो कैसे होते हैं DC टू DC कन्वर्टर। तो कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर IC होती है, इसके अंदर डायोड होता है, DC पावर सप्लाई इसके अंदर होती है क्योंकि पावर तो हम DC ही दे रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद सेरामिक कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है और रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का करंट को रोकने के लिए, जो
करंट का फ्लो है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि जो अगर 10K का उसमें 2K का या 3K का रेजिस्टेंस जो हम लगाएंगे ताकि वो करंट को फ्लो करने से रोक सके। जितना करंट की मेरी नीड है उतना ही करंट मुझे आगे फ्लो हो, बाकी करंट को विड्रॉ कर ले। डीसी पावर सप्लाई, डायोड एक करंट को सिंगल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना, वापस बैक नहीं आने का। यानी कि डायोड अगर हमने उस लगाए हुए हैं तो करंट को आगे फ्लो करेगा, वो बैक नहीं आएगा करंट। एक नॉर्मली होता है ना कि किसी में जब हम पानी का फ्लो कर रहे हैं वाटर का, तो वाटर का फ्लो कर रहे हैं तो पता चला कि पानी इधर बंद होने की वजह से वापस भी पानी आ गया, तो करंट भी बैक आता है। तो डायोड यहाँ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट को से केवल वन सिंगल पाथ के अंदर फ्लो करे, उसके बाद वो बैक ना आए। सर हमें कैपेसिटर का काम क्या होता है? पावर को स्टोर करना और उसके बाद में उसको रिड्यूस करना। ये एक बैटरी की काम करता है कैपेसिटर, तो इसके अंदर अलग अलग तरीके के कैपेसिटर भी लगाए जाते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अभी तो हम ये जान रहे थे कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर का काम क्या है। अब यहाँ पे ये कितने टाइप के होते हैं? यहाँ स्टेप डाउन इसको बोलते हैं बक कन्वर्टर, स्टेप अप इसको बोलते हैं बूस्ट कन्वर्टर, और आइसोलेटेड डीसी टू डीसी कन्वर्टर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अब तीनों का फर्क क्या है? फर्क है मोस्ट कॉमन यूज टाइप यूज इन ईवी स्टेप डाउन वोल्टेज फ्रॉम रेगुलेटर यहाँ पे 48, 60, 72 वोल्टेज, आउटपुट में यहाँ पे 12 वोल्टेज और 5 वोल्टेज निकालेगा। स्टेप बूस्ट, ये बूस्ट कन्वर्टर यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, बेसिकली इसका ये काम होता है। लेस देन कॉमन एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज इन हायर वोल्टेज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, जहां हम इसको यूज करना होता है। आइसोलेटेड डीसी टू डीसी कन्वर्टर ये स्पेसिफिक एक एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, ये वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। अंडरस्टूड? अब डीसी टू डीसी कन्वर्टर की जैसे हम बात कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंसेस की क्या होती है? फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंस होती है वोल्टेज कन्वर्जन, जो कन्वर्ट हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज में, उसके बाद हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। स्पेसिफिकेशन इसमें दे रखा है 48, 60, 72, आउटपुट यहाँ पर 12 वोल्टेज। पावर सप्लाई स्टेबिलिटी इसके अंदर रहती है, उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी इसके अंदर हाई आती है। सेफ्टी प्रोटेक्शन की बात करें तो ऑलरेडी ये सेफ्टी प्रोटेक्शन में रहता है, जिसमें ऑलरेडी आपको 67 IP60 रेटिंग का रहता है, यानी कि इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट एंड थर्मल प्रोटेक्शन ऑफ सेफ ऑपरेशन। इसका बेसिकली काम क्या है? सारे ऑपरेशन को मैनेज करना, थर्मल प्रोटेक्शन और सेफ ऑपरेशन करना, बेसिकली ये काम होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसमें लाइट और इंडिकेटर ये चलाना ही चलाना है 12 वोल्ट पे। अगर आप 4 व्हीलर में जाओगे तो वहां पर भी आपको ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर मिलेगा। आप बस के अंदर जाओगे, टाटा इलेक्ट्रिक बस की अगर से बात करें तो वहां पर भी आपको ये मिलेगा। तो वहां पे हम लो वोल्टेज में बैटरी लगाते हैं अलग से, वहां ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके अलावा लो वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं। 4 व्हीलर में भी लगेगी, 3 व्हीलर में भी लगेगी और बस में भी लगेगी। अब इसका फर्क क्या है? फर्क ये है कि पीएमएसएन मोटर जो रहती है, उस पीएमएसएन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें चाहिए हाई वोल्टेज और इधर हमारे पास है लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज पहले हाई वोल्टेज को एक्टिवेट करेगा कॉन्टैक्टर के थ्रू। कॉन्टैक्टर के थ्रू एक्टिवेट करने की वजह से वो हाई वोल्टेज जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक बाकी फंक्शंस नहीं होंगे। तो पहले हाई वोल्टेज को एक्टिवेट करने के लिए कुछ करंट तो चाहिए। डायरेक्ट अगर हाई वोल्टेज को हाई वोल्टेज हम नहीं दे सकते किसी भी सीरीज के अंदर, तो उसी लिए हम वहां पे लगाते हैं लो वोल्टेज 12 वोल्टेज की बैटरी अलग से। वो बैटरी की वजह से ही पहले डैशबोर्ड पे पूरा लाइट आएगा, फिर लाइट आने की वजह से फिर हाई वोल्टेज एक्टिवेट होता है। हाई वोल्टेज एक्टिवेट होने की वजह से फिर बाकी सारा ऑपरेशन आपका होगा। एक बार भी डायरेक्ट हाई वोल्टेज नहीं दिया जाता। एक बार में अगर हाई वोल्टेज दे देंगे तो पता चला कि वो बर्न हो गया, चाहे वो मोटर हो, कंट्रोलर हो, चाहे वो बैटरी हो, वो बर्न हो सकता है। इसीलिए हाई वोल्टेज हम डायरेक्ट नहीं देते। पैरामीटर्स इसके ये होते हैं जो जिसमें आपका 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 85 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर ऑपरेटिंग रहता है। एफिशिएंसी 85% से लेकर के 95% तक होती है। आउटकम करंट इसमें 3 एम्पियर से लेकर के 20 एम्पियर तक इसमें जाता है। लेकिन 2 व्हीलर के लिए हम जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज कर रहे हैं उसमें एम्पियर मैक्सिमम 10 का रहता है, मैक्सिमम 10 एम्पियर रहता है उसके। अगर कोई आपसे पूछता भी है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर हम यूज कर रहे हैं जिसमें 12 वोल्टेज तो है बट एम्पियर कितना है,
लेकिन इसमें आउटकम में 10 एम्पीयर आता है मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि 10 एम्पीयर पे सारे फंक्शन रन कर रहे हैं, नो, ओनली 10 एम्पीयर आता है। ये है टाइप्स ऑफ मोटर। ईवी के अंदर बेसिकली कौन सी मोटर यूज करते हैं? दो टाइप की मोटर हम यूज कर रहे हैं, एक बीएलडीसी और एक पीएलडीसी। बीएलडीसी के अंदर थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे तो उसके अंदर आपका बीएलडीसी मोटर हब आती है और उसके अंदर एक आती है मिड ड्राइव मोटर। यू अंडरस्टैंड ना? दोनों मोटर आती है। अब यहाँ पे हम बात करें डीसी मोटर और एसी मोटर। एसी मोटर और डीसी मोटर में यहाँ पे ब्रश डीसी मोटर आती है, यहाँ पे आपका ब्रशलेस डीसी मोटर आता है। यहाँ एसी की अगर बात करें तो एसी में इंडक्शन मोटर आती है। इंडक्शन मोटर के बाद यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर आती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इंडक्शन मोटर जो रहती है वो डायरेक्ट 3 फेज सेल्फ स्टार्टेड होती है, हाई टॉर्क रहता है लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड कैरी करती है। लेकिन पीएमएसएफ मोटर जो रहती है उसमें परमानेंट मैग्नेट तो लगी है, परमानेंट मैग्नेट लगी है, तो वो मोटर एज अ जनरेटर की तरह बिहेव करती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इस मोटर को एज अ मैकेनिकल पावर दूं तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, डेफिनेटली करेगी, क्योंकि इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगी है। इसलिए वो मैग्नेट की वजह से ऑलरेडी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी और एसी करंट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन इंडक्शन मोटर को मैं कितना भी मैकेनिकल पावर देके घुमा लूं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर तो मैग्नेट ही नहीं है, वो इंडक्शन पे काम कर रही है। जब उसमें पावर सप्लाई हम देते हैं तो 3 फेज इंडक्शन उस पे काम कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब उसमें बनती है, उस फील्ड की वजह से नॉर्थ पोल साउथ पोल बनते हैं, तब वो रोटर मूव करता है। उसके बाद आउटकम में मैकेनिकल पावर बनती है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिकल मोटर में बात कर रहे थे हब मोटर के बारे में। हब मोटर यहाँ पे हाई एफिशिएंसी ड्यूरिंग द क्लाइंबिंग, यानी कि इस मोटर की सबसे पहले हम बात करें तो हाई एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से, यानी कि हाई क्लाइंबिंग एफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग जोन 90%, पावर का लॉस इसके अंदर केवल 10% ही होता है। बाकी आईसी इंजन में अगर हम बात करें तो आईसी इंजन में आउटपुट में पावर कितनी दे रहे हैं? 100% दे रहे हैं। इधर से इनकम 100 आ रही है, 100% पावर आने की वजह से 70% पावर तो मेरी लॉस हो जाती है। किसमें? मूवेबल पार्ट्स में, डिफरेंशियल है, गियर बॉक्स, इसमें क्लच प्लेट है, इसके अंदर इतने सारे मूवेबल पार्ट्स हैं, उन सबको मूव करने के लिए, ऑपरेशन में लाने के लिए इतना एनर्जी तो मेरा लॉस हो गया। आउटकम में बचा कितना? 30%। 30% पावर जब व्हील पे आता है वही पावर हमारे रोड पे आता है, लेकिन इधर 90% आता है। तो 90% एफिशिएंसी यहाँ आती है, यानी पावर 10% लॉस होती है। तो सबसे ज्यादा पावर कौन से वाले व्हीकल में आएगी? इलेक्ट्रिकल वाले में आएगी। इसीलिए इलेक्ट्रिकल की जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें हाई इंस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, हाई एक्सटेंट टॉर्क होता है। गाड़ी रेस्ट दबाओ, सीधा भागती है। इस आईसी इंजन में फर्स्ट गियर डालो, फिर थोड़ा सा रेस दो, फिर सेकंड गियर डालो, फिर थोड़ा सा रेस दो, फिर थर्ड डालो, फिर रेस दो। यानी कि मौसम बनेगा गाड़ी का जो एक ऑपरेशन होने में, और गाड़ी को थोड़ा सा टाइम लगता है। किसके अंदर? डिस्टेंस लगेगी, ताकि वो अपना 120 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सके। ये क्विक पकड़ती है, बहुत जल्दी, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस व्हीकल को, जो पूरा एआई ड्रिवन है, अभी ये पूरा आर्टिफिशियल है, ये पहली बार में स्टार्ट नहीं हो जाती। आईसी इंजन को तो आप एक बार स्टार्ट करो, फटाफट गियर लगा के लेके चले जाओ, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड ऐसे स्टेप होते हैं। इन स्टेप्स के अंदर ही ऑपरेट होती है। ये यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आपको कि लॉन्ग यहाँ पे जो वर्किंग रहती है 10,000 आवर्स रहता है, लो नॉइस हाई टॉर्क रहता है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड जेनेटिक के रहते हैं, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, ये ऑलरेडी इसके अंदर फंक्शनलिटी होती है। क्योंकि ये जो बीएलडीसी मोटर है ना, इस मोटर के अंदर भी परमानेंट मैग्नेट होती है। जहां परमानेंट मैग्नेट होगी वहां पे अगर मैकेनिकल पावर से भी मोटर मूव करती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। यानी कि रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडिंग है। इससे व्हीकल की बैटरी कभी चार्ज नहीं होती, उससे कुछ अमाउंट में जो पावर वेस्ट हो रही थी उसको हमने क्या किया, स्टोरेज करना बैक करके, और बैटरी के अंदर स्टोरेज करना हमने ठीक समझा। इसीलिए इसको हम रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम का नाम देते हैं। कैन कम्युनिकेशन इसके अंदर होता है, जो हॉल सेंसर इसके अंदर लगे होते हैं, इसके जरिए से, तो यहाँ पे कैन कम्युनिकेशन भी होगा। ये है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो बीएलडीसी मोटर का सेकंड पार्ट, जिसको बोलते हैं मिड ड्राइव मोटर। ये मोटर कहाँ लगती है? डिफरेंशियल के अंदर।
डिफरेंशियल पे मोटर लगती है जहाँ पे पावर को 90 डिग्री पे ये रोटेट करा के और व्हील्स को रोटेट कराने के बाद